द हाउसमेड बाय फ्रीडा मैकफाडन एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। ये कहानी मिली नाम की एक लड़की की है जो कि इस वक्त काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। मिली डेस्परेटली एक जॉब खोज रही है क्योंकि मिली अभी कुछ समय पहले ही 10 साल प्रिजन में काटकर, जेल में काटकर बाहर आई है और फ़िलहाल उसे कोई जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। मिली को अपनी कार में रहना पड़ रहा है और कार की पिछली सीट पर ही वो सोती है, वहीं पर खाना बनाती है, किसी तरह से वो मैनेज कर रही है। मिली एक हाउसमेड के जॉब के लिए अप्लाई करती है। वैसे तो उसे अपने बैकग्राउंड की वजह से उम्मीद नहीं होती कि उसको ये जॉब मिलेगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है। ये एक रिच और हाई फाई फैमिली की हाउसमेड का जॉब है और नीना विंचेस्टर उस घर की मालकिन है। नीना विंचेस्टर मिली का इंटरव्यू लेती है और मिली ट्राइज हर बेस्ट टू इम्प्रेस नीना। नीना मिली को हाउस टूर कराती है और मिली को नीना का घर बहुत पसंद आता है। इसके बाद नीना मिली को घर के ऊपर वाले फ्लोर में एक अजीब सी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर एक बहुत छोटा सा, एक क्लोजेट से थोड़ा सा ही बड़ा रूम होता है और उसमें एक खिड़की है। और ये रूम बहुत अजीब इसलिए लगता है कि ये खिड़की ना तो खुलती है और इस रूम का दरवाज़ा सिर्फ बाहर से ही लॉक होता है। मिली को ये जगह बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन नीना उसे बताती है कि अगर मिली को ये जॉब ऑफ़र होता है तो यही वो जगह है, यही वो कमरा है जहाँ पर मिली को रहना होगा। मिली 1 मिनट के लिए तो अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन मन ही मन डिसाइड करती है कि अगर ये जॉब ऑफ़र हुआ तो वो एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि उसे इस वक्त जॉब की सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा मिली को लगता है कि गाड़ी की बैक सीट में रहने से अच्छा तो इस कमरे में रहना है और इस जॉब में सैलरी भी बहुत अच्छी है। और 1 हफ्ते बाद मिली को बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ मिलता है क्योंकि नीना उसे जॉब ऑफ़र कर देती है। मिली विंचेस्टर हाउस एक बार फिर से आती है जॉब ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जैसे ही विंचेस्टर हाउस में एंटर होती है तो वो शॉक रह जाती है घर की हालत को देखकर। सारा घर बिखरा हुआ है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। जब मिली इंटरव्यू के लिए आई थी तो घर की हालत ऐसी नहीं थी। घर बहुत सुंदर और सजा हुआ था। मिली को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, अब उसे अपने काम पर फोकस करना है और वो इस बात को इग्नोर कर देती है। बाद में मिली अपने उस छोटे से कमरे में आती है तो एक बार फिर डर सी जाती है। उसे लगता है कि कहीं गलती से वो इस कमरे में बंद हो गई तो बाहर कैसे आएगी। वो नीना से रिक्वेस्ट करती है कि वो एटलीस्ट उसे इस कमरे की चाबी तो दे दे। अब मिली पूरी डेडिकेशन के साथ हाउसमेड का जॉब करने लगती है और अपनी पूरी कोशिश करती है कि नीना उससे खुश रहे, लेकिन उसे बड़ा अजीब लगता है कि नीना का बिहेवियर जैसा इंटरव्यू के समय में था उससे अब बिल्कुल अलग है। इंटरव्यू के टाइम पर वो काफ़ी स्वीट थी। नीना बात बात पर मिली को डांट लगाती है और किसी न किसी बहाने उस पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाती रहती है कि उसने काम ढंग से नहीं किया है। और मिली रियलाइज़ करती है कि नीना बहुत ही स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग नेचर की है और उसका एटीट्यूड बिल्कुल डिक्टेटर जैसा है। नीना की एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम है सिसिलिया। सिसिलिया का नेचर भी नीना की तरह ही रूड है और वो अक्सर मिली के साथ मिसबिहेव करती रहती है। नीना का हस्बैंड एंड्रयू भी इनके साथ ही रहता है और एंड्रयू का नेचर काफ़ी अच्छा है और वो मिली के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है। एंड्रयू मिली के साथ कभी भी रूड बिहेवियर नहीं करता, ना ही कोई अनरीजनेबल डिमांड्स करता है। इसके अलावा एंड्रयू देखने में भी काफ़ी हैंडसम है और कहीं ना कहीं मिली को उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। नाउ मिली हमेशा नोटिस करती है कि नीना हमेशा एकदम तैयार होकर, सुंदर सी बनकर, बिल्कुल ग्रूम होकर रहती है, यहाँ तक कि उसका एक बाल भी इधर से उधर नहीं होता। इसके बावजूद क्लियरली एंड्रयू नीना से ज़्यादा गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव है। नीना मिली को बार बार इल ट्रीट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार जब नीना घर से बाहर होती है तो मिली को फ़ोन करती है और कहती है कि सिसिलिया को विंटर एकेडमी से जाकर घर ले आओ, जबकि विंटर एकेडमी करके कोई जगह होती ही नहीं है। फाइनली मिली किसी तरह से विंटर नहीं बल्कि विंडसर एकेडमी पहुंच जाती है, जो कि सिसिलिया का स्कूल है। स्कूल में दूसरे बच्चों की मदर्स नीना का मजाक उड़ाती हैं और मिली से पूछती हैं कि वो नीना को आखिर टॉलरेट कैसे कर लेती है। नीना तो बिल्कुल पागल जैसी है। इसी बीच सिसिलिया वहां आती है और वो मिली के साथ घर जाने के लिए बिल्कुल इनकार कर देती है। बाद में पता चलता है कि उसको घर जाना ही नहीं था, नीना ने सिर्फ मिली को परेशान करने के लिए उसे वहां भेजा था। तो इस तरह मिली विंचेस्टर हाउस में किसी तरह नीना के बिहेवियर को बर्दाश्त करती रहती है। अपने छोटे से कमरे में वो बहुत बोर होती है। घर के फर्स्ट फ्लोर में एक बड़ा सा टीवी है और घर के सभी लोग रात को जल्दी ही सो जाते हैं, तो एक बार मिली नीचे जाकर टीवी देखने लगती है।
अचानक एंड्रू वहां आ जाता है और मिली एकदम घबरा जाती है। लेकिन एंड्रू बहुत ही काइंडली बिहेव करता है हमेशा की तरह। वो कहता है, डोंट वरी, तुम टीवी देख लो, मैं पानी पीकर चला जाता हूँ। लेकिन एंड्रू एक्चुअली वहाँ से नहीं जाता बल्कि सोफे पर बैठ जाता है। मिली एंड्रू से डिस्टेंस मेंटेन करती है, लेकिन जल्दी ही दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं, शो के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और थोड़ा फ्रेंडली माहौल बन जाता है। अब रात का टाइम है तो एंड्रू और मिली दोनों ने ही बहुत इनफॉर्मल और शॉर्ट कपड़े पहने हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत फ्री होकर बात कर रहे हैं कि नीना वहाँ आ जाती है। एंड्रू तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन मिली बहुत डर जाती है। नीना बहुत नाराज दिखाई देती है। नीना मिली को डांट लगाती है कि यहाँ इतना कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, ये टीवी तुम्हारे लिए नहीं है। मिली को डर लगता है कि कहीं उसका जॉब ना चला जाए, नीना बहुत ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए, और वो डिसाइड करती है कि अब उसे ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है। कुछ समय बाद मिली को पता चलता है कि एंड्रू और नीना बेबी प्लान कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और उनका एक फर्टिलिटी क्लिनिक के साथ अपॉइंटमेंट भी है। दोनों बहुत ही एक्साइटेड हैं, लेकिन फर्टिलिटी क्लिनिक से वापस आकर नीना और एंड्रू का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, क्योंकि नीना की रिपोर्ट के अनुसार वो कभी भी मां नहीं बन सकती। इसके लिए नीना अपने आप को ब्लेम करने लगती है। उसी रात एंड्रू और नीना के कमरे से तेज चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं, तो मिली एटिक से नीचे उतरकर उनके कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर मदद कर सके। नीना जब दरवाज़ा खोलती है तो मिली को दरवाजे के बाहर खड़ा पाती है। नीना के पैर से खून निकल रहा है। मिली को शक होता है कि कहीं नीना ने एंड्रू को मार तो नहीं दिया, क्योंकि मिली को लगता है कि नीना मेंटली स्टेबल नहीं है। नीना जैसे उसके मन की बात पढ़ लेती है और कहती है, मैंने अपने पति को नहीं मारा, यू डोंट वरी। पीछे से बाथरूम में नल चलने की आवाज़ आती है एंड मिली रियलाइजेज दैट एंड्रू इज सेफ। मिली को कुछ समय पहले ही पता चल गया था कि नीना पास्ट में साइकाट्रिक केयर सेंटर में एडमिट थी और उसने अपनी बेटी सिसिलिया को जान से मारने की कोशिश भी की थी। इसके अलावा एंड्रू और नीना ने प्रीनप एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग अगर डिवोर्स होता है तो नीना को कुछ नहीं मिलेगा, नो एलिमनी नथिंग। नीना एंड्रू से एज में बड़ी है और सिसिलिया एंड्रू की बेटी नहीं है, और एंड्रू ने सिसिलिया को फॉर्मली अडॉप्ट भी नहीं किया है। इस बीच मिली अपनी लोनलीनेस की वजह से गार्डनर एंजो की तरफ अट्रैक्ट होती है और उससे क्लोजनेस बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मिली को लगता है कि शायद एंजो उसे अवॉइड कर रहा है। नीना के मां ना बन पाने की खबर के कारण घर का माहौल बहुत सैड हो गया है और एंड्रू मिली से कहता है कि वो नीना से पूछे कि वो किस दिन फ्री है, ताकि वो नीना को उसका फेवरेट ब्रॉडवे शो दिखा सके। मिली नीना से पूछती है तो नीना बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि नेक्स्ट वीक के संडे को प्रोग्राम बन सकता है। मिली एंड्रू को इन्फॉर्म करती है और साथ में टिकट्स भी बुक कर देती है, कि नीना फिर से सीन क्रिएट कर देती है और मिली से कहती है कि उसने गलत दिन टिकट बुक कर दिया है। उस दिन तो नीना फ्री है ही नहीं, उसे तो सिसिलिया को कैंप में छोड़ने जाना है। नीना मिली से कहती है कि उसने एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, क्योंकि ये टिकट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और अब मिली को अपनी सैलरी से ये नुकसान भरना पड़ेगा। मिली एकदम घबरा जाती है। इस बीच एंड्रू कहता है कि कोई बात नहीं, वो इस टिकट का रिफ़ंड ले लेगा। नीना सिसिलिया को कैंप छोड़ने चली जाती है और इस बीच मिली बहुत खुश है कि एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए तो सिसिलिया घर पर नहीं होगी, तो वो चैन से रह सकेगी। एंड्रू मिली को बताता है कि वो ब्रॉडवे शो के टिकट्स कैंसिल नहीं करवा पाया है, इसलिए अगर मिली चाहे तो उसके साथ जाकर शो देख सकती है। मिली एंड्रू को पसंद करने लगी है, तो इस ऑफ़र के लिए वो मना नहीं कर पाती। नीना ने मिली को अपनी कुछ पुरानी ड्रेसेस दे दी थी। उनमें से एक ड्रेस मिली आज पहनती है, जिसमें वो बहुत अच्छी लगती है और विजिबली एंड्रू को भी वो बहुत पसंद आती है। एंड्रू और मिली साथ में ब्रॉडवे का शो देखते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। इस दौरान एंड्रू काफ़ी ड्रिंक कर लेता है, जिसके कारण उन्हें होटल में ही ठहरना पड़ता है। अपने स्टे के दौरान एंड्रू और मिली इंटीमेट हो जाते हैं। इस इंटीमेसी से एंड्रू और मिली थोड़ा अजीब तो फील करते हैं, लेकिन उनको गिल्ट फील नहीं होता। दोनों घर वापस आ जाते हैं और अगले दिन नीना भी सिसिलिया को कैंप में छोड़कर वापस आ जाती है। बाद में नीना एंड्रू के सामने मिली से कहती है कि वो जानती है कि मिली प्रिजन में रह चुकी है। एंड्रू सुनकर शॉक्ड रह जाता है और मिली को बहुत बुरा लगता है कि एंड्रू के सामने नीना ने ये सब मेंशन किया है। इस इंसिडेंट के बाद बोथ मिली एंड एंड्रू एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से उनकी बातचीत शुरू हो जाती है और एक बार फिर उनके बीच में एक बहुत इंटीमेट मोमेंट हो जाता है।
नीना लगातार मिली को टॉर्चर करती ही रहती है और एक बार उस पर अपने कपड़े चुराने का इल्ज़ाम लगाती है, जबकि वो कपड़े खुद नीना ने मिली को दिए थे। नीना मिली को धमकी देने लगती है। इस बीच एंड्रू वहाँ आता है और नीना को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि ये कपड़ों से भरा बैग तुमने खुद ही मिली को दिया था। इस बात पर नीना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। ये देखकर मिली अपने रूम में चली जाती है। एंड्रू और नीना के बीच में झगड़ा बढ़ता ही जाता है और एंड्रू नीना से कहता है कि वो ये घर छोड़कर चली जाए क्योंकि अब वो उससे प्यार नहीं करता है। नीना उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह जाती है, लेकिन एंड्रू इंसिस्ट करता है कि उसे ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। नीना के पास अब घर छोड़कर जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता और वो जाने लगती है। इस बीच मिली घर का गेट बंद करने के लिए नीचे आती है तो नीना उससे कहती है कि वो मिली को सबक सिखाकर ही मानेगी। घर से निकलकर अब नीना एक होटल में आ जाती है और कहानी में अब हमें नीना का पर्सपेक्टिव दिखाई देता है। होटल में नीना बहुत ही रिलीव्ड महसूस करती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे एंड्रू से छुटकारा मिल गया। एज अ रीडर हमें नीना का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि कहानी में अब तक नीना काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही थी, लेकिन अब हमें नीना की साइड ऑफ स्टोरी पता चलती है कि उसके साथ एक्चुअली में क्या हुआ था। एंड्रू से शादी करने से पहले नीना एक अनमैरिड सिंगल मदर थी और एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। इस कंपनी का टॉप बॉस है एंड्रू, रिच, सक्सेसफुल एंड हैंडसम। तो इस दौरान ऑफिस में एंड्रू और नीना का इंटरेक्शन होता है और एंड्रू नीना को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। कई बार तो नीना को विश्वास नहीं होता कि इतना हैंडसम और अमीर आदमी उसको इतना अटेंशन दे रहा है। तो जल्दी ही दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और 3 महीने तक डेट करने के बाद दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। तो शादी की शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। नीना बहुत खुश रहती है। वो हर चीज़ एंड्रू की पसंद के हिसाब से करती है। जैसे एंड्रू को वाइट कलर के कपड़े पसंद होते हैं तो वाइट कलर की ड्रेसेस ही पहनती है, सज धज कर रहती है, बिल्कुल ग्रूम्ड रहती है। एंड्रू को नीना के ब्लॉन्ड बाल पसंद होते हैं, तो जिसकी वजह से नीना हमेशा अपने बालों का कलर ब्लॉन्ड रखती है। लेकिन एक बार क्या होता है कि वो भूल जाती है अपने बालों को कलर कराना। एंड्रू नीना को वैसे तो कुछ नहीं कहता, लेकिन किसी बहाने से घर के ऊपर वाले फ्लोर में ले जाता है और उसी रूम के अंदर ले जाता है जहाँ पर मिली रहती है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। नीना को शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, एंड्रू कहाँ चला गया और उसने ऐसा क्यों किया। उसे लगता है कि शायद उसने गलती से उसे बंद कर दिया है। बहुत देर के बाद एंड्रू वापस आता है और नीना को उसकी आवाज़ और अंदाज बिल्कुल बदला हुआ लगता है। एंड्रू यानी एंडी नीना से कहता है कि उसने जानबूझकर नीना को इस एटिक में बंद किया है क्योंकि नीना से गलती हुई है और वो नीना को गलती की सज़ा दे रहा है। नीना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि एंडी कहना क्या चाह रहा है। एंडी नीना को बताता है कि उसको अपना सैलून का अपॉइंटमेंट बिल्कुल मिस नहीं करना था, यानी उसको अपने बाल ब्लॉन्ड करवाने थे क्योंकि एंड्रू को ब्लॉन्ड बाल पसंद है और वो चाहता है कि उसकी वाइफ हमेशा सुंदर दिखे। लेकिन नीना ने ऐसा नहीं किया। वो नीना से कहता है कि क्योंकि तुमने अब गलती करी है तो तुम्हें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तुम इस एटिक के अंदर ही बंद रहोगी और सोचोगी कि तुमने क्या गलती की और कैसे की। नीना बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है और घबरा जाती है कि क्या ये वही आदमी है जिससे उसने शादी की है। इसके अलावा उसको अपनी बेटी सिसिलिया के लिए भी डर लगने लगता है, जो कि नीचे है। नीना देखती है कि इस कमरे में तो सिर्फ एक फ्रिज है जिसमें 3 छोटी छोटी पानी की बोतलें हैं। अगर ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो वो इस कमरे में किस तरह से सरवाइव करेगी। नीना सोचती है कि इस कमरे से बाहर आते ही वो एंड्रू से तलाक ले लेगी, उसको डिवोर्स दे देगी। काफ़ी देर के बाद एक बार फिर एंड्रू वापस आता है और उसका नीना को टॉर्चर करने का सिलसिला जारी रहता है। वो नीना से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकालूं तो इसके लिए तुम्हें अपने सर पर से 100 बाल मुझे निकाल कर देने पड़ेंगे, जड़ के साथ। नीना सोचती है कि ये क्या पागलपन है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता और वो अपने सिर में से 100 बाल निकाल कर एंड्रू को देती है। लेकिन एंड्रू नीना को कहता है कि उसने ठीक से ये काम नहीं किया है, तो ये एक्टिविटी उसको दोबारा से करनी पड़ेगी और एक बार फिर नीना को अपने सर के 100 बाल निकाल कर एंड्रू को देने पड़ते हैं। इसके बाद एंड्रू नीना को एटिक से बाहर निकाल देता है। नीना की हालत काफ़ी ख़राब है और एंड्रू उसे थोड़ा सा खाना और पानी ला कर देता है। फाइनली नीना एटिक से अपने रूम में वापस आ जाती है। नीना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और अब उसमें उठने की ताकत भी नहीं बची है। ऐसे में एक बार उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। कुछ टाइम बाद उसे महसूस होता है कि शायद बाथरूम में से पानी के चलने की आवाज़ आ रही है।
किसी तरह से हिम्मत करके वो उठती है और घसीटते हुए बाथरूम तक पहुंचती है, तो वहाँ देखती है कि बाथ टब के अंदर सिसिलिया है और पानी भरता जा रहा है और पानी करीब करीब सिसिलिया के शोल्डर तक पहुंच गया है। नीना किसी तरह से हिम्मत करके बाथटब का पानी बंद करती है और सिसिलिया को बचा लेती है। इतनी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। नीना बहुत खुश होती है कि चलो हम बच गए, हमें पुलिस ने बचा लिया। बट एक्चुअली ये पुलिस एंड्रू ने भेजी है। बेसिकली एंड्रू ने नीना को एटिक से बाहर निकालकर ड्रग कर दिया था, यानी उसे नशे की दवाई दे दी थी। और नीना के मोबाइल पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भेजे होते हैं जिससे ये इम्प्लाई होता है कि नीना की मेंटल कंडीशन सही नहीं है। और वो ऐसी स्टोरी बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है कि नीना की मेंटल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है और उसी ने सिसिलिया को जान से मारने की कोशिश की है। एज अ रिजल्ट अब नीना को 8 महीने के लिए एक साइकाट्रिक सेंटर में एडमिट करा दिया जाता है। और इस साइकाट्रिक सेंटर का सारा स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज सब नीना को ये बिलीव कराते हैं कि सचमुच उसके साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम है और जो भी कुछ उसके साथ उस एटिक में हुआ है वो सब नीना की खुद की इमेजिनेशन है और एक्चुअली ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं हुआ है। और धीरे धीरे नीना को इस बात पर विश्वास भी हो जाता है कि सचमुच वो एक मेंटल पेशेंट है, क्योंकि एंड्रू तो एक बहुत अच्छा हस्बैंड है, वो तो बहुत केयरिंग है, वो तो नीना के साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। नीना का थेरेपिस्ट नीना को सजेस्ट करता है कि उसको एक बार फिर से उस एटिक रूम में जाना चाहिए ताकि उसके मन से अनजाना डर निकल जाए। नीना एटिक में जाने के लिए राजी हो जाती है। एक शाम को एंड्रू की मदर एवलिन इनके घर आती है और ये सब लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। एवलिन बाय नेचर स्ट्रिक्ट है और नीना और एवलिन के कनेक्शन को बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। एवलिन इनडायरेक्टली नीना को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करती रहती है। तो इस शाम जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो एवलिन एंड्रू को पॉइंट आउट करती है कि उन्होंने लाइट कैसे खुली छोड़ रखी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। ये बात सुनकर एंड्रू अनईजी हो जाता है, उसका फेस रेड हो जाता है और हमें ये पता चलता है कि एंड्रू और एवलिन के बीच में भी रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रेन्ड ही है। नीना एंड्रू को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए कहती है कि नहीं नहीं, लाइट तो मैंने खुली छोड़ दी है, जबकि उसने ऐसा किया नहीं होता। खैर डिनर के बाद एज पर द साइकाइट्रिस्ट सजेशन एंड्रू और नीना फिर से एटिक में जाते हैं और जैसे ही नीना एटिक में एंटर करती है एंड्रू बाहर से दरवाज़ा फिर से बंद कर देता है। नीना शॉक रह जाती है और एंड्रू कहता है कि तुम्हें एक बार फिर से पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुमने एक बार फिर गलती करी है, तुमने लाइट खुली छोड़ दी थी। नीना को तुरंत रियलाइज़ हो जाता है कि एंड्रू सचमुच में ही एक बहुत बुरा इंसान है और जो भी कुछ उसके साथ पिछली बार एटिक में हुआ था वो उसकी इमेजिनेशन नहीं थी, सचमुच उसके साथ ऐसा हुआ था। उसे बिना किसी रीज़न के साइकाइट्रिक सेंटर में 8 महीने तक रखा गया था और एंड्रू भी उसको बाहर से बोलता है कि समझ जाओ कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है, यानी कि ओवर स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह नीना एक बार फिर उस एटिक में ट्रैप हो जाती है। काफ़ी देर बाद एंडी एक बार फिर वापस आता है और नीना से कहता है कि वो उसे एटिक से बाहर तो निकाल देगा, लेकिन अब से उसे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला रूल ये कि नीना किसी को नहीं बताएगी कि एंडी उसके साथ ऐसा सलूक करता है, उसको एटिक में बंद करता है, क्योंकि वैसे भी अगर वो किसी को बताती भी है तो कोई उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करेगा। रूल नंबर 2, एंडी कभी भी नीना को एटिक में बंद कर सकता है, उसकी मर्जी पर है, वो जब चाहे नीना को टॉर्चर कर सकता है। नीना के पास एंडी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। इसके अलावा एंडी नीना को बताता है कि एटिक में एक कैमरा लगा हुआ है जिसके थ्रू वो नीना के सारे एक्शंस देख सकता है। नीना फाइनली अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है और एंड्रू के साथ उसकी अजीब सी हरकतें और उसके टॉर्चर के साथ ही ज़िंदगी को बिताने लगती है और ऐसा करते करते 7 साल गुजर जाते हैं। इस बीच एंडी कभी कभी नीना के साथ एक अच्छे हस्बैंड की तरह भी बिहेव करता है। सिसिलिया के साथ भी वो एक अच्छा फादर बनने की कोशिश करता है, लेकिन नीना को कभी भी ये नहीं पता होता कि आज की रात वो अपने बेडरूम में काटेगी या फिर एटिक के उस छोटे से कमरे में। इसके अलावा एंडी क्लियर कर देता है कि अगर नीना ने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो वो सिसिलिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नीना किसी तरह एंडी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती है, लेकिन उसका ध्यान अपनी सेहत के ऊपर से, अपने आप के ऊपर से हटने लगता है और उसका वेट भी बढ़ने लगता है। उसे उम्मीद होती है कि क्या पता एंडी का इंटरेस्ट उस पर से ख़त्म हो जाए और वो उसे जाने दे। नीना एंडी की एक्स कैथलीन को भी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बारे में भी पता नहीं चल पाता।
एंडी नीना को बताता है कि जस्ट इन केस वो उसका मर्डर भी कर देती है तो भी उसने कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए हुए हैं कि वो तुरंत ही पुलिस के द्वारा पकड़ ली जाएगी। इसके अलावा एंडी नीना के लिए कोई भी सपोर्ट सिस्टम बनने नहीं देता। उसकी जिसके साथ भी दोस्ती होती है उन सब लोगों को वो भड़का देता है कि इसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। एक बार नीना शराब के नशे में अपनी फ्रेंड सुजैन को एंडी के बारे में सब कुछ बता देती है। तो सुजैन सामने तो ये कहती है कि वो उसको सपोर्ट करती है, लेकिन बाद में वो एंड्रू को फ़ोन करके सब कुछ बता देती है कि नीना की मेंटल हालत इस वक्त सही नहीं है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस एंड्रू एक बार फिर से नीना को साइकाट्रिक हेल्थ केयर सेंटर में एडमिट करा देता है, और वो भी 2 महीने के लिए। और अब नीना बिल्कुल हेल्पलेस है, ना तो उसके पास कोई फ्रेंड्स हैं और वो पूरी तरह से आइसोलेटेड हो जाती है। एक बार नीना और सुजैन पीटीए मीटिंग के बाद नीना के घर वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें एक हैंडसम सा आदमी दिखाई देता है। पता चलता है कि ये विंचेस्टर हाउस का नया गार्डनर है। उसका नाम एंजो है और नेबरहुड की सभी लेडीज़ को बहुत हैंडसम लगता है। एंजो सिर्फ अपने काम से काम रखता है और नीना से उसकी ज़्यादा बात भी नहीं होती है, लेकिन नीना को वो काफ़ी अच्छा लगता है। एनीवे, नीना अपने घर जा रही है और सामने एंजो आ जाता है तो अचानक नीना के मुंह से निकल जाता है कि मेरा हस्बैंड मुझे टॉर्चर करते हैं। नाउ एंजो को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, उसे सिर्फ इटालियन भाषा आती है। फिर भी नीना की बात सुनकर वो थोड़ा अनईजी हो जाता है, उसके एक्सप्रेशन थोड़े स्टिफ हो जाते हैं। नीना को लगता है कि शायद उसने एंजो को ये बात कहकर गलती कर दी है, लेकिन फिर वो अपने घर की तरफ चली जाती है। एंडी नीना को टॉर्चर करना पसंद करता है, वो इस बात को एंजॉय करता है और बार बार किसी ना किसी बहाने से उसको एटिक में बंद कर देता है। इस बार एज अ पनिशमेंट वो नीना की आंखों में पेपर स्प्रे डालता है। नीना बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन कुछ देर बाद जब थोड़ी उसकी आंखें बेटर होती हैं तो वो खिड़की से बाहर झांकती है तो वहाँ पर उसको एंजो दिखाई देता है। एंजो नीना को एटिक में देखकर शॉक्ड रह जाता है। थोड़ी देर बाद एंजो ऊपर आता है और एटिक का दरवाज़ा खटखटाता है और परफेक्ट इंग्लिश में नीना से बात कर सकता है कि नीना, तुम ठीक हो क्या, सब कुछ सही है तुम्हारे साथ। नीना पहले तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि एंजो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, इसे तो सिर्फ इटालियन आती थी। उसके बाद वो एंजो से कहती है कि वो ठीक ठाक है। एंजो बताता है कि उनके प्लांट्स के नीचे घर की चाबी थी, उस चाबी की मदद से वो ऊपर आया है। एंजो नीना की मदद करने की कोशिश करता है, मगर नीना जानती है कि इस बात का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वो एंजो को वापस भेज देती है। बाद में एंडी नीना को बाहर निकाल देता है। अगले ही दिन नीना एंजो से मिलती है और एंजो उसे बताता है कि वो जानता है कि एंडी नीना को काफ़ी टॉर्चर करता है, और वो नीना से कहता है कि आज की रात वो एंडी को मार देगा। नीना एंजो को कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि एंडी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इस पर एंजो कहता है कि तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती। नीना कहती है कि इतना आसान नहीं है ये सब करना। तो एंजो ऑफर करता है कि मैं तुम्हारी इस मामले में सहायता कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। तो नीना के मन में एक होप जग जाती है। अगले हफ्ते एंजो और नीना एक बार फिर से मिलते हैं और एंडी से छुटकारा पाने का प्लान बनाते हैं। वो कुछ कैश ऑर्गेनाइज करते हैं और नए डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। धीरे धीरे इनका प्लान आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एक दिन जब नीना सिसिलिया को स्कूल छोड़कर घर वापस आती है तो वो देखती है कि एंड्रू उसका वेट कर रहा है। उसे पता चलता है कि एंड्रू को उनके प्लान का पता चल गया है। तो एक बार फिर एंड्रू नीना को एटिक में बंद करने की धमकी देता है, लेकिन इस बार नीना एंड्रू की बात नहीं मानती और भागकर एंजो के पास चली जाती है। लेकिन इस दौरान नीना को रियलाइज़ हो जाता है कि उससे एंड्रू के लिए अपना एक रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा, एक नई लड़की जिसकी वजह से एंड्रू नीना को छोड़ दे। और अब नीना एक ऐड रन करती है हाउसमेट के जॉब के लिए, जिसके लिए मिली अप्लाई करती है। जब नीना मिली को देखती है तो उसे लगता है कि मिली एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि मिली सुंदर है, यंग है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसलिए वो काफ़ी डेस्परेट होगी जॉब के लिए। नीना मिली को ऑलरेडी एटिक में ठहराती है ताकि एंड्रू उसे एक विक्टिम की तरह देख सके और फाइनली वो नीना का रिप्लेसमेंट बन जाए। एंजो को नीना की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वो अपनी मुसीबत किसी और के सर पे डाल दे। इस पर नीना ये आर्ग्यूमेंट देती है कि नीना के पास तो उसकी बेटी सिसिलिया है जिसकी वजह से वो मजबूर है और यहाँ रुकी हुई है, लेकिन मिली के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं होगी और वो यहाँ से भाग पाएगी। और नीना जानबूझ के मिली की लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाती है, उसको तंग करती है, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाती है।
नीना चाहती है कि मिली उससे नफरत करे ताकि वो जब एंड्रू के क्लोज आए तो उसे गिल्टी फील ना हो। तो सब बातें नीना के प्लान के अकॉर्डिंग होने लगती हैं। एंड्रू और मिली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मिली नीना से नफरत करने लगती है। नीना को मालूम होता है कि वो ब्रॉडवे के टिकट्स जो उन्होंने बुक कराए थे वो कैंसिल नहीं होंगे और देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि वो दोनों मिलकर, मिली और एंड्रू मिलकर ब्रॉडवे का शो देखने जाएंगे। जब मिली ने जॉब ज्वाइन किया था तो उसी वक्त नीना ने मिली को एक आईफोन दिया था जिसमें कि ट्रैकिंग ऐप थी, जिससे नीना को पता चल सके कि मिली कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो जैसे ही नीना को ये रियलाइज़ होता है कि मिली की लोकेशन अब मैनहट्टन है तो वो समझ जाती है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। नाउ नीना को एंड्रू के घर से तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन उसे लगता है कि जब तक एंड्रू उसे फॉर्मली डिवोर्स नहीं देगा उसको 100% फ्री फील तो नहीं होगा। इस बीच एंजो वहाँ आता है और नीना से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है कि वो उसको बहुत पसंद करता है। ये सुनकर नीना को बहुत खुशी होती है, लेकिन एंजो साथ ही साथ ये भी कहता है कि उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि अब नीना की जगह मिली वहाँ पर फंस गई है। एंजो कहता है कि उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मिली के लिए, क्योंकि मिली ये सब डिज़र्व नहीं करती। आगे की स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि नीना के विंचेस्टर हाउस से भाग जाने के बाद वहाँ क्या हुआ। तो शुरुआत में तो एंडी और मिली के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, इंटीमेट होते हैं, खुश रहते हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसे ही दिन मिली सोचती है कि अब उसे एटिक में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि एंड्रू और उसके बीच में कोई परमानेंट कनेक्शन बनेगा। तो इसलिए वो एटिक से अपना सामान हटाना चाहती है, तो एटिक में जाती है। लेकिन अचानक उसे बाहर से दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आती है। बाहर से एंड्रू की एक स्ट्रेंज वॉइस आती है, ऐसी आवाज़ जो मिली ने कभी भी नहीं सुनी थी। एंडी कहता है, मिली तुमसे गलती हुई है और अब तुम इसी कमरे में रहोगी और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मिली शॉक्ड रह जाती है, उसे सचमुच कुछ समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। एंड्रू मिली से कहता है कि आज तुमने मेरी बुक शेल्फ छेड़ी, उसमें से बुक्स निकाल कर पढ़ी, लेकिन उनको वापस उनकी सही जगह पर नहीं रखा। और इसके अलावा तुमने घर भी गंदा रखा है, जबकि तुम घर की हाउसमेड हो तो तुम्हें सफाई रखनी चाहिए थी। मिली को ऑब्वियसली बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन एंड्रू उसको बताता है कि उसकी पनिशमेंट क्या है। अब एटिक में 3 बहुत मोटी मोटी भारी भारी बुक्स रखी होती हैं और एंड्रू एज अ पनिशमेंट मिली को कहता है कि ये सारी बुक्स आपको अपने पेट पर रखनी है। मिली एंड्रू से यहाँ तक कहती है कि उसे वॉशरूम यूज़ करने दो, उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन एंड्रू उसके लिए भी मना कर देता है और उसे कहता है कि वो बकेट यूज़ कर सकती है वॉशरूम के लिए। फाइनली मिली 3 घंटे तक वो बुक्स अपने पेट के ऊपर रखती है, उसको बैलेंस करती है। लेकिन एंड्रू की क्रूएलिटी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। वो एक बार फिर वापस आता है और मिली को कहता है कि तुमने 3 घंटे तक ये पनिशमेंट नहीं ली है, इसलिए तुमको दोबारा 3 घंटे तक ये सारी बुक्स अपने पेट पर बैलेंस करके रखनी पड़ेगी। सो बेसिकली देयर इज़ नो लिमिट टू एंड्रूज टॉर्चर। बाद में एंड्रू आता है और मिली को एटिक से बाहर निकालता है। उसको पीने के लिए पानी भी देता है। वैसे तो मिली को शक होता है कि शायद इस पानी में ड्रग्स हों, लेकिन क्योंकि वो इतनी प्यासी होती है कि वो पानी पी लेती है। इसके बाद मिली क्विकली अपनी पॉकेट में से पेपर स्प्रे निकालती है और एंड्रू की आंखों पर स्प्रे कर देती है। उसके बाद एंड्रू के हाथों से उसका फ़ोन छीन लेती है, फिर रूम से बाहर आकर एंड्रू को एटिक में ही लॉक कर देती है। अब इस पॉइंट पे हमें ये क्लियर होता है कि क्यों नीना ने मिली को ही एज अ हाउसमेड अपॉइंट किया था अपने घर में। नीना ने मिली को सिलेक्ट करने से पहले उसके ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिव प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कराई थी, ये चेक करने के लिए कि वो जेल गई किस लिए थी। नीना को पता चलता है कि मिली एक मर्डर के चार्ज में जेल गई थी। मिली ने अपनी फ्रेंड को एक लड़के से बचाने के लिए उस लड़के का मर्डर कर दिया था। इसके अलावा भी मिली की लाइफ में ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स थे जहाँ पर उसका रिएक्शन बहुत वायलेंट था। कहीं पर भी उसे इस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ा था जहाँ पर कि उसने किसी का मुंह तोड़ दिया था या किसी को फिजिकली हर्ट कर दिया था। तो उसका काफ़ी वायलेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा था, काफ़ी करेजियस और हिम्मत वाली थी मिली। नीना ये जानती है कि एंड्रू को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और उसे कभी भी ये नहीं लगेगा कि मिली के अंदर ऐसी कुछ टेंडेंसीज हो सकती हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी मिली इतनी वायलेंट है कि वो कभी भी एंड्रू का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करेगी और ज़रूरत पड़ने पर एंड्रू का मर्डर भी कर सकती है। तो इस तरह से नीना की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक तो
एंड्रू को नीना का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो मिली एंड्रू का मर्डर कर देगी। तो अब एंड्रू एटिक में लॉक्ड है और मिली के पास एंड्रू का फ़ोन है जिसके थ्रू वो देख सकती है कि एंड्रू एटिक में क्या एक्टिविटी कर रहा है। वो देखती है कि एंड्रू काफ़ी परेशान है। मिली एंड्रू से कहती है कि एंड्रू ने उसे काफ़ी परेशान किया है और अब वो देखेगा कि मिली उसके साथ क्या करती है और कैसे उसे सबक सिखाती है। मिली एंड्रू को सेम पनिशमेंट देती है, वो किताबों वाली, लेकिन वो उसको और डिफ़िकल्ट बना के एंड्रू को करने के लिए बोलती है, जिसकी वजह से एंड्रू बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में होता है, उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है। जब किसी तरह एंड्रू 3 घंटे कंप्लीट कर लेता है तो मिली उससे कहती है, मैंने तुम्हें 3 घंटे नहीं बल्कि 5 घंटे के लिए पनिशमेंट दिया था। एटिक में पीने के लिए पानी भी नहीं है, एंड्रू बहुत परेशान है और मिली एंड्रू का टॉर्चर का लेवल बढ़ाती चली जाती है। इस बीच मिली गूगल में चेक करती है कि कोई भी आदमी बिना पानी के कितने समय तक सरवाइव कर सकता है। इधर एंजो मिली के लिए बहुत परेशान है और वो मिली को बचाना चाहता है, तो नीना कहती है कि ओके, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ कि मिली के साथ क्या हो रहा है। तो वो विंचेस्टर हाउस वापस आती है। नीना को घर से गए हुए 4-5 दिन हो चुके होते हैं। जब वो घर में एंटर करती है तो उसे थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है और घर में बहुत शांति है, तो थोड़ा सा घबरा भी जाती है। नीना एटिक में पहुंचती है और एटिक का दरवाज़ा खोल देती है। वो देखती है कि अंदर एंड्रू का मोशनलेस शरीर पड़ा होता है, कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं होती है और उसकी बॉडी को देखकर लगता है कि शायद वो अब ज़िंदा नहीं है और उसकी बॉडी को देखकर ये भी लगता है कि शायद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है। नीना पीछे मुड़ती है तो देखती है कि पीछे मिली खड़ी हुई है और उसके हाथ में पेपर स्प्रे है। नीना मिली से कहती है कि देखो, मैं तुम्हें हर्ट करने नहीं आई हूँ और मुझे लगता है कि शायद एंड्रू मर चुका है। मिली नीना से कहती है क्या वो कंफर्म कर सकती है कि ऐसा हुआ है। नीना जाकर चेक करती है और सचमुच में एंड्रू मर चुका है। नीना मिली से कहती है कि अब मिली को वहाँ से भाग जाना चाहिए और नीना पुलिस को हैंडल कर लेगी और मिली का नाम इसके बीच में कभी भी नहीं आएगा। मिली करंट सिचुएशन में बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन उसे नीना की बात समझ में आ जाती है और वो इमीडिएटली वहाँ से चली जाती है। नीना पुलिस को बताती है कि उसके और एंड्रू के बीच में काफ़ी झगड़ा हो चुका था और दोनों डिवोर्स लेने का प्लान कर रहे थे। नीना कुछ समय से घर से बाहर थी और इस बीच एंड्रू घर आया होगा और किसी तरह से एटिक में लॉक हो गया। अब एक तो एटिक साउंड प्रूफ है, उसमें क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलेगा, और दूसरी बात नीना और एंड्रू एक दूसरे से टच में नहीं थे, तो इसलिए नीना को नहीं पता कि वो कहाँ है। हो सकता है कि एंड्रू अपने बिजनेस ट्रिप पर गया होगा, लेकिन नीना को इस बात का भी पता है कि इजीली पुलिस उसकी इस स्टोरी पर विश्वास नहीं करेगी और सारा शक उसी के ऊपर जाएगा। नाउ फॉर्चुनेटली जो हेड डिटेक्टिव है यहाँ पर, उसका कनेक्शन भी एंड्रू से निकल आता है। वो नीना को बताता है कि वो एंड्रू की एक्स कैथलीन का फादर है और एंड्रू जिस वक्त कैथलीन को डेट कर रहा था तो कैथलीन का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। एंड्रू ने कैथलीन को इतना ट्रॉमेटाइज़ किया था कि कैथलीन ने शहर छोड़ दिया, अपना नाम चेंज कर लिया, अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी और एंड्रू की इस हरकत के लिए वो उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। इसके अलावा वो नीना की स्टोरी भी जानता है और अंडरस्टैंड करता है कि नीना हमेशा सच बोलती थी। डिटेक्टिव नीना की साइड ऑफ स्टोरी या नीना के वर्जन को करेक्ट मान लेते हैं। नीना बहुत खुश होती है, लेकिन उसको अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अभी भी उसके मन में थोड़ी सी घबराहट रहती है कि पुलिस ने तो उसको क्लीन चिट दे दिया, लेकिन एंड्रू के पेरेंट्स वो तो बहुत अमीर और इन्फ्लुएंशियल हैं, पता नहीं वो क्या करेंगे। एंड्रू के फ्यूनरल में नीना की मुलाकात एंड्रू के पेरेंट्स से होती है। एंड्रू के फादर नीना को बहुत सपोर्ट दिखाते हैं और साथ में कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमसे कांटेक्ट करना, वी आर विद यू। अब नीना के मन में एंड्रू की मदर को लेकर काफ़ी डर है क्योंकि उन दोनों का रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं रहा पास्ट में भी। लेकिन समहाउ एंड्रू की मदर का रिस्पॉन्स भी नीना की तरफ काफ़ी फेवरेबल होता है, बल्कि वो उसको अप्रिशिएट करती है कि उसने जो भी एंड्रू के साथ किया वो सही किया क्योंकि उसको सचमुच में डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत थी। नीना प्लेजेंटली शॉक्ड हो जाती है, साथ में रिलीव भी होती है, एंड दिस इज़ वेयर द स्टोरी एंड्स।